ये कौन है? ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, नाम है इनका मादुरो। मादुरो जो इस समय यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त और एकदम कर्री मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत ऐसी है कि वो इनको देखते ही चिढ़ जाते हैं कि ये क्या है यार, ठीक है? तो इनका ये जो प्रेम है मादुरो के प्रति, ये इस बार से नहीं है। पिछले बार वाला भी जब इनका शासन था ट्रंप का, उस दौर में भी इन्होंने मादुरो को हटाने का और मादुरो को बर्बाद करने का हर सक्षम प्रयास किया था। लेकिन जब से नई बार आए, दोबारा आए, तब से ट्रंप दुनिया से लोहा लेने में बिजी थे। एक एक करके किसी को टारगेट करने का नंबर नहीं आया था। अब धीरे धीरे नंबर आ रहे हैं, जिसमें से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ का नंबर आया, अब मादुरो का नंबर आ गया है। तो मादुरो की कहानी यह है कि ट्रंप के पास इन दिनों कुछ ट्रंप कार्ड्स हैं। और ट्रंप कार्ड्स क्या हैं? जैसे कनाडा मैक्सिको को उन्होंने निपटाया यह कह करके कि तुम मेरे यहां ड्रग्स भेजते हो, फेंटेनिल भेजते हो, ऐसे में तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। चाइना को भी यही धमकाया कि तुम मेरे यहां पर ड्रग्स भेजते हो, मैं तुम्हारे यहां टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन इनके यहां से क्या दिक्कत थी? तो डायरेक्ट ये तो नहीं कहा गया कि मादुरो मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। कहा यह गया कि तुमने अमेरिका में क्रिमिनल्स की एंट्री करवा दी है। होती अमेरिका के अंदर खुद की बाउंड्री से है, लेकिन मादुरो तुम्हारे देश से क्रिमिनल्स मेरे देश में आए हुए हैं। अच्छा, वो क्रिमिनल्स कौन से वाले आए हुए हैं? तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप हैं, जैसे ट्रेन डे अरागुआ करके एक ग्रुप है, जिसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये वेनेजुएला का काफी बड़ा ग्रुप है जो आतंकियों की तरह ट्रीट किया जाता है। यहां पर गैंग वॉर चलती हैं। वेनेजुएला के फिलहाल हालात ऐसे हैं कि औसतन यहां ऐसे बताया जाता है कि यहां कितने मिनट में एक हत्या होती है। तो नंबर्स हैं, मतलब ये अपने सालों को ऐसे गिनाते हैं कि पिछले साल हर 21 मिनट में एक हत्या होती थी, इस बार हमने बढ़ा करके उसको 25 मिनट कर दिया है। पहले 15 मिनट में एक मर्डर होता था, अब हमने उसको बढ़ाकर 16 मिनट कर दिया है। इनके यहां ऐसे पैमाने शायद डिस्कस होते हो। इतना ज्यादा यहां पर गैंग वॉर्स चलती हैं। ये पूरा साउथ अमेरिका वाला जो हिस्सा है, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ड्रग्स के अंदर बहुत ज्यादा लीन है। और जब देश की इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो फिर उनके अंदर अलग तरह की परेशानियां व्याप्त होती हैं। एनीवे, कभी उस पर और चर्चा करेंगे, हालांकि उस पर हमने ऑलरेडी कई सेशंस किए हैं, कभी और लेके आएंगे। फिलहाल के लिए यह कहते हुए कि तुमने हमारे यहां कुछ ऐसे लोग भेज दिए हैं जिन लोगों की वजह से अमेरिका में अशांति है, अमेरिका के अंदर अपराधियों की एंट्री हो गई है, और अमेरिका में घुसे हुए जो अपराधी हैं, उन अपराधियों से निपटने के लिए मुझे तुमको सैंक्शन करना पड़ेगा। और तुम्हारे साथ कोई भी अगर ट्रेड कर रहा होगा तो उसे अमेरिका का गुस्सा देखना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2025 के बाद अगर तुमसे किसी ने व्यापार किया तो वह अमेरिका के साथ में टैरिफ वॉर में शामिल हो जाएगा, यानी कि उसको 25% टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। तुम्हारे साथ दोस्ती रखी तो तुम्हारे साथ दोस्ती का नुकसान यह होगा कि उसे अमेरिका से दुश्मनी लेनी होगी, और अमेरिका से दुश्मनी का मतलब है 25% टैरिफ। तो भाई, इंडिया की जो कंपनीज वेनेजुएला से तेल मंगा रही हैं, उन्हें डर इस बात का था कि हमने इनके साथ तेल मंगाना जारी रखा और अमेरिका से 25% का टैरिफ गिफ्ट में मिल गया, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका सबको चाहिए। ऐसा मानते हुए भारत की कंपनियों को यह चीज मिली कि आपको ये, मतलब, तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आओ। अब थोड़ा सा आपको स्टोरी जानने का अगर मन कर रहा है, हालांकि हम कई बार पहले भी बता चुके हैं, ब्रीफ में मैं फटाक से फिर से आपको वेनेजुएला की कहानियां सुना दे रहा हूं। वैसे ऑलरेडी हमने इस पे खूब लंबे लंबे सेशंस किए हुए हैं, कुछ मिलियंस में सेशंस भी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कहानी कुछ किरदारों से जुड़ी है। किरदार कुछ ऐसे हैं कि यहां पर फिलहाल जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, ये जबरदस्ती के राष्ट्रपति हैं। जबरदस्ती के राष्ट्रपति मतलब इन्होंने अपने अपोजिशन को खड़ा ही नहीं होने दिया चुनाव में। जैसे अपोजिशन का कोई लीडर बनता है कि हां, इसके साथ जनता जाने वाली है, ये उसको उठाकर जेल में डाल देते हैं। अच्छा, इनकी शुरुआत कहां से होती है? तो इनकी शुरुआत होती है हुगो शावेज से। हुगो शावेज वेनेजुएला के एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुआ करते थे। ये वो व्यक्ति थे जिनको लोग बहुत पसंद करते थे। पसंद क्यों नहीं करें? अगर आप रोजाना रेवड़ियां बांटें, वेनेजुएला एक समय पर काफी सक्षम देश था, बढ़िया तेल पैदा करता था, बढ़िया एक्सपोर्ट करता था, सब कुछ सही था। ह्यूगो शावेज आए और उन्होंने जनता को पसंद आने वाली नीतियां चला दी। जनता को पसंद आने वाली नीतियां क्या? कि आप मस्त रहिए, हम तेल खूब है हमारे पास में, हमारी इन तेल से पैदा होने वाले धन से आप सबको खूब सारी चीजें फ्री में मिलेंगी, काम करने की क्या जरूरत है, सरकार ही तेल निकालेगी, सरकार ही तेल बेचेगी, आप लोगों को सब कुछ मुफ्त में मिलता रहेगा। लोगों को मुफ्त की इस तरह की आदत डाली कि लोग इस सोशलिस्ट अवधारणा के तहत
कमाना बंद कर दिए। इससे क्या हुआ कि इनकी कमाई घटने लगी। लोगों के अंदर जब काम करने की प्रेरणा ही नहीं बचेगी, घर में बिठा के अगर किसी को खिलाओगे, संघर्ष की नीति अगर उसमें नहीं रहेगी, तो ओवरऑल उसके दुष्परिणाम होते हैं। ये कट शॉर्ट करके मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। हुआ ये कि इस दौर के चलते शावेज तो खूब पसंदीदा यहां के राष्ट्रपति रहे। 2013 में जब वो जा रहे थे तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में मादुरो को दे गए और कहे कि अब ये मेरी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। शावेज से जिस तरह की लोगों की उम्मीदें बंधी थी, वो मादुरो से भी बढ़ी रही। मतलब अगर पुरानी सरकार ने 1 सिलेंडर फ्री दिया था, तो आप 2 सिलेंडर फ्री नहीं दिए तो आप बड़े कहां से हुए, आपको हम क्यों चुने। तो एक तरह की ये होड़ लग गई कि ज्यादा फ्री क्या कौन दे सकता है। ऐसे में इनके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा, कर्ज बढ़ने लगा। दूसरा, खुद के यहां तेल पैदा होता है, लेकिन ये फिर से सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है हाइड्रो पावर के ऊपर। इक्वेटर के नजदीक होने से बारिश भी ठीक ठाक होती है, तो हाइड्रो पावर से इनकी बिजली उत्पादन होता है। हालात ऐसे हुए कि 2015 में इनके यहां सूखा पड़ा। सूखा पड़ा तो हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन खत्म हुआ। प्रोडक्शन कम हुआ उस साल, तो इन्होंने अपने ऑफिस तक 2 दिन ही रन किए। सोमवार मंगलवार ऑफिस चलेंगे, बाकी दिन ऑफिस बंद रहेंगे, क्योंकि बिजली पैदा नहीं हो रही है। मतलब ये वो देश है जिसकी अनप्लान्ड तरीके से विकसित हुई व्यवस्था ने या अर्थव्यवस्था ने देश को बहुत ज्यादा गरीबी में उड़ेल दिया। इतना गरीबी में उड़ेल दिया कि अपनी कंपनियों से तो ये तेल निकलवा नहीं पाए, और दूसरे देश इनकी सरकारी नीतियों के चलते इनके नजदीक नहीं आए, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों का आना पूरी तरह बंद कर दिया कि हमारे पास खूब तेल है, हम बेचेंगे और कमाएंगे, लेकिन निकालने के लिए तो कोई हो। जब आप कर्मचारियों से ये कह दे रहे हो कि घर बैठे पैसा मिलेगा, तो कोई काम क्यों करेगा। कर्मचारियों ने भी काम नहीं किया और देश पूरी तरह से खत्म होने लगा। स्थिति बिगड़ती गई। स्थिति बिगड़ते बिगड़ते महंगाई आसमान छूने लगी। लाख परसेंट के आसपास, 85,000% के आसपास इनकी यहां की जो करेंसी है, बॉलीवर करके जो इनकी करेंसी है, उसके हाल बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। बॉलीवर के हाल ये हो गए कि 1 कप कॉफी के लिए 50,000 आपको बॉलीवर देने पड़ रहे हैं। मतलब स्थितियां बिगड़ गई कि एक लोग 1-1 किलो मीट के लिए 3-3 लाख बॉलीवर खर्च कर रहे हैं। कुल मिलाकर के वेनेजुएला ने फिर एक नई करेंसी निकाली, जिसमें अपने करेंसी के ही पीछे के 6 जीरो गायब कर दिए। जैसे मान लो कि 10 लाख है, तो 10 लाख के अंदर से 6 जीरो हटाकर उसे एक नई करेंसी का रूप दे दिया कि आज से हमारा नया बॉलीवर ये हुआ। तो इस तरह से इन्होंने अपनी करेंसी को ही कम करने के लिए कि भाई हमारी स्थिति तो बिगड़ चुकी है, लेकिन आपको बैग में भर के पैसा नहीं लाना है, तो अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली गई, क्योंकि नीतियां इस तरह की सोशलिस्ट हो गई थी। ये हमने ऑलरेडी चर्चाएं काफी बार की हैं, लेकिन फिलहाल कट टू दी शॉर्ट, थोड़ा थोड़ा तेजी से आगे निकलते हुए, तो साहब यहां पर 2019 में फिर इलेक्शन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, प्रश्न यह आएगा कि साहब अगर ऐसा ही था तो जनता को तो फिर मादुरो पसंद नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मादुरो के अपोजिशन में कोई व्यक्ति खड़ा होता जो देश को नई दिशा देता, उसको पसंद करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा हुआ भी। वेनेजुएला के अंदर जुआन गाइडो नाम के एक व्यक्ति खड़े हुए, जिन्होंने यह कहा कि मादुरो जो है, उनकी नीतियों के चलते वेनेजुएला बर्बाद हो गया है। मैं अगर सत्ता में चुनाव जीतकर आता हूं, मैं वेनेजुएला को ठीक कर दूंगा, बस मुझे रिलेशन से तो ठीक रखने हैं। इस बीच में अमेरिका को ये सोशलिस्ट नीतियां पसंद नहीं थी। अमेरिका वो देश है जो पैसा खुलेआम बोलता है। इलॉन मस्क जैसे देश देश चला रहे हैं, लोग देश चला रहे हैं, चलते हैं, मतलब उनको इस तरह की फीलिंग है ऑलरेडी। जुआन गाइडो नाम का जो ये व्यक्ति है, ये मादुरो के सामने खड़े हो जाते हैं। ये रहे गाइडो। गाइडो चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन मादुरो चुनाव जीत जाते हैं। जीतते कैसे? चुनाव में गड़बड़ी कर देते हैं। गाइडो कहते हैं कि साहब चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जनता ने चुना मुझे ही था, लेकिन ऑन पेपर तो जीत करके भाई साहब ये व्यक्ति निकल कर आया। तो ऐसे में हुआ ये कि गाइडो ने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही प्रेसिडेंट हूं, और दुनिया वाले मुझे प्रेसिडेंट माने, क्योंकि सामने वाले ने, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल में वो मतलब उस समय सरकार के अंदर प्रेसिडेंट जो बैठा हुआ मादुरो है, वो मादुरो ने ही पूरे गाइडो के खिलाफ जितने लोग थे उनको खरीद खराद के पूरी तरह सरकार को बिगाड़ दिया। लेकिन गाइडो पूरा स्ट्रिक्टली खड़े रहे कि मैं ही राष्ट्रपति हूं। ये दौर था 2019 के आसपास का। उस समय अमेरिका में ट्रंप हुआ करते थे। ट्रंप ने गाइडो को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। इंटरेस्टिंग बात है, वर्ष 2019 की ये ट्रंप का उस समय का ट्वीट है, जिस समय वो ये कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि मादुरो गलत तरीके से राष्ट्रपति बने हैं, मैं गाइडो को राष्ट्रपति मानता हूं। इन्होंने गाइडो को, बिना जीते व्यक्ति को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका किसी को राष्ट्रपति मान रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मादुरो के वो खिलाफ है, गाइडो के वो समर्थन में है। कोई बात नहीं साहब। ट्रंप ने वेनेजुएला पर और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखने के लिए कि मादुरो को तोड़ने के लिए क्या किया जाए ताकि जनता उसके खिलाफ खड़ी हो, अमेरिका ने वेनेजुएला पे खूब सारे सैंक्शंस लाद दिए। स्थितियां बिगड़ने लगी। मादुरो इनके खिलाफ पुराने वाले सेशंस में बिगड़ गए, और तत्काल प्रभाव से अमेरिकियों को आदेश दिया कि 72 घंटे के अंदर अमेरिका छोड़ के निकल जाओ, नहीं तो दिक्कत खड़ी कर दूंगा। भाई साहब अमेरिकी वहां से छोड़कर भाग लिए। ट्रंप की और इनकी गजब चलने रही। खैर, इस बीच में वेनेजुएला ने जुआन गाइडो को पूरी तरह से जांच में बिठा करके, किसी तरह की और जांच खोल खाल करके जब्त कर लिया, उनको गायब ही कर दिया एक तरीके से। इस बीच में रशिया कूद पड़ता है। रशिया कहता है कि 1 मिनट,
ट्रंप महोदय, आपको दिक्कत क्या है मादुरो से कि वो हमारी सोशलिस्ट नीतियां अपनाता है, हमारी नीतियां अपनाता है, ऐसे में तुम्हें दिक्कत है तो हम इसके साथ खड़े हैं। रशिया अक्सर ऐसा करता रहा है, अमेरिका अगर एक पक्ष पकड़ लिया तो रशिया आकर खड़ा हो जाएगा। साहब रशिया यहां पर आकर वेनेजुएला के समर्थन में खड़ा हो जाता है कि ठीक है तुम सैंक्शन लगाओ, हम साथ में खड़े हैं। इस बीच में अमेरिका की तरफ से इसके खिलाफ बकायदा रिवार्ड घोषित कर दिया जाता है कि इसको उठाओ, पकड़ना है हमें इसे। इधर की तरफ ट्रंप की सत्ता परिवर्तित हो जाती है और बाइडेन सत्ता में आ जाते हैं। यूएस के द्वारा अपने नीतियों में परिवर्तन कर लिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज होते हैं, नीतियां बदल जाती हैं। जिस ईरान के साथ में कभी ओबामा सही से हुआ करते थे, ट्रंप उसके खिलाफ हो गए। देशों के साथ नीतियां, जैसे सऊदी के साथ बाइडेन के सही नहीं थे, ट्रंप के सही हो गए। कतर के साथ में बाइडेन के सही थे लेकिन ट्रंप के खराब थे। तो इस तरह से नीतियां राष्ट्रपति के साथ बदलती रहती हैं। यहाँ पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की नीतियां बदलने से बहुत से देशों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है और दुनिया को इसके खिलाफ कभी तो आवाज उठानी पड़ेगी। पर ठीक है साहब, यही सब चल रहा है, सत्ता पैसे की सत्ता होती है। ऐसे में यूएस ने तत्काल प्रभाव से कहा कि गाइदो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, गाइदो गए, हटो, साइड में हटाओ। बाइडेन ने तत्काल प्रभाव से मादुरो को ही सब कुछ मानना शुरू कर दिया कि यार मादुरो को कहो कि अपना तेल जल्दी निकाले और हमको बेचे। बाइडेन आए और बाइडेन ने मादुरो को फिर से समर्थन दे दिया कि मादुरो, हम तुम्हें मानते हैं, ट्रंप के समय का गाइदो हमारे लिए नहीं है। यूएस ने अपने सैंक्शंस हटाए और मादुरो से जब सैंक्शन हटाए, ये 2022 का टाइम था। इसी बीच में हम पहुंच गए, हमने कहा ओहो आपने सैंक्शन हटा दिए, अगर इजाजत हो तो हम भी तेल ले लें। तो इंडिया ने तत्काल प्रभाव से अपने लंगर वहां डाल दिए कि सर तेल जब ले ही रहे हो, आप ले रहे हो तो थोड़ा बहुत हमें भी लेने दो। ऐसे में भारत वहां पर तेल लेने पहुंच गया क्योंकि यूएस के सैंक्शन से भारत को भी राहत मिल चुकी थी कि भाई इनसे तेल लेना मना नहीं है। जैसे अमेरिका ने ईरान के ऊपर कहा कि तो आप इससे तेल नहीं लोगे, तो हम लोग तो इंपोर्टर्स हैं ना, हम लोग विकसित राष्ट्र नहीं हैं। अभी हम लोगों को, भारतीयों को यह बात बहुत अच्छे से समझनी होगी और हमारे अंदर यह भाव पैदा करना होगा। हम कितने भी मोटिवेटेड इंडियंस क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई से यह बात जानकारी हो कि अमेरिका का हम पर कितना असर पड़ता है। ईरान से हम बढ़िया तेल खरीदते थे, ट्रंप ने कहा नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदेंगे सर। वेनेजुएला से बढ़िया तेल खरीदते थे, नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदेंगे सर। अमेरिका ने कहा खरीदो, खरीद लेंगे सर। तो हम पहुंच गए खरीदने साहब, 2023 में हम पहुंच गए, लाइए सर हमको तेल दे दीजिए। हमारी तरफ से भारत का इंपोर्ट शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइडेन ने वेनेजुएला से सैंक्शन हटा दिए हैं। सैंक्शन हटा दिए, 2024 की खबर है, इंडिया ने यहां से तेल खरीदना धमाधम शुरू कर दिया। इंडिया की रिलायंस पहुंच जाती है कि लाओ भाई साहब फटाक से हमें तेल दो। अमेरिका की तरफ से इजाजत मिलती है कि वेनेजुएला से तेल ले लो। 2024 की कटिंग आप ये सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं साहब। फिर इस बीच में वेनेजुएला में फिर से इलेक्शन आते हैं, जुलाई 2024 के अंदर। मादुरो के सामने एक और अपोजिशन का आदमी खड़ा होता है, गाइदो गया और उसके स्थान पर एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है गोंजालेस। ये गोंजालेस आते हैं, इनको गाइदो ने देखा कि अच्छा बेटा स्टार बन रहे हो, तुम्हें अभी गायब कराते हैं। भाई साहब इन्होंने आंखों के सामने फिर इनको गायब करा दिया। अब बाइडेन की मजबूरी हो गई कि यार इस आदमी को कैसे स्वीकार करें। ये अपोजिशन में जो खड़ा होता है उसको जेल टिका देता है। गाइदो को गायब ही कर दिया। अब गोंजालेस आए हैं, गोंजालेस को गायब कर दिया कि तुम हटो भाई, अपन को सत्ता में रहना है। मादुरो ने सत्ता नहीं छोड़ी, मादुरो आज भी राष्ट्रपति हैं। तो साहब ऐसे में गोंजालेस गायब। अमेरिका को कुछ तो करना पड़ेगा दुनिया को दिखाने के लिए कि इतने भी बेशरम हम कैसे हो सकते हैं। तो अमेरिका ने फिर मादुरो के ऊपर कहा कि यार तुम ये गलत कर रहे हो भाई, हम तुम्हारे ऊपर वापस से सैंक्शंस लगाएंगे। तुमने पूरी तरह से मतलब मजाक ही कर दिया है, आंखों के सामने धूल झोंकता है, तुमने तो धूल में मुंह मार दिया हमारा। ऐसे में भाई साहब अमेरिका ने फिर से सैंक्शन टिकाए, पर हम लोग इसमें से बीच बचाव का रास्ता निकालते हुए निकलते रहे कि चलो कोई नहीं जी, खेलते रहो। इस बीच में अमेरिका में चुनाव आ जाते हैं, अमेरिका का ध्यान हट जाता है। इंडिया तेल खरीद ही रहा है बढ़िया से। ट्रंप पुरानी यादें लेकर आए थे कि बदला लूंगा मैं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा, और लौट कर वापस आऊंगा। ये जनाब नवंबर में वापस आ जाते हैं। नवंबर से लेकर के मार्च तक तो ये बिजी थे दुनिया के साथ खेलने में। अब इनको अपने पुराने दुश्मन याद आ रहे हैं कि अच्छा बेटा इमरान खान तो अपने मित्र थे, वो तो बढ़िया आदमी था यार अपने लिए। मादुरो बढ़िया आदमी था, वो मादुरो बेकार था, गाइदो सही था। लो 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 वापस पकड़ो इन सबको, मैं वापस आ गया हूं। तो अमेरिका ने दुनिया को कठपुतली बना के रखा हुआ है। कुल मिलाकर बात ये है। ये भाई सब फिर आते हैं, इनको याद आता है कि ओहो ऐसे में चलो भाई इनको बंद करो, इनके साथ सारा सिस्टम। फरवरी के अंदर इन्होंने मना कर दिया कि यूएस तेल नहीं खरीदेगा वेनेजुएला तुमसे। तो ये लो जी, वेनेजुएला की कमाई रुक गई क्योंकि यहां पर बैठे हुए मादुरो हैं।
साथ में इनको पनिशमेंट देने के लिए क्या बहाना बनाए, क्योंकि बहाना 1000 तरीके के बहाने होते हैं। जैसे किसी ने कुछ गलत कर दिया तो पनिशमेंट के कई बहाने की इस बात पे डांट देंगे। तो ट्रंप ने वही सब किया कि तुम्हारे यहां से बड़े सारे अपराधी मेरे यहां आते हैं, मैं उन्हें वापस तुम्हारे यहां भेज रहा हूं। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे लोगों को उठा करके वेनेजुएला के लिए डिपोर्ट कर दिया। ये रहा वो तस्वीरें जिसमें बड़ी सारी संख्या में पुलिस वाले जाते हैं। वेनेजुएला से आए हुए अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनमें से कुछ अपराधी भी बताए गए, उन्हें उठा करके यहां से डिपोर्ट कर देते हैं। और इस डिपोर्टेशन में ही यह बात बताई जाती है कि हमने इन लोगों को निकालकर अल सल्वाडोर भेजा है। और अल सल्वाडोर के जो नायब बुकेले हैं वो बढ़िया लीडर हैं, क्योंकि उसने क्रिप्टो को अपने यहां की करेंसी माना हुआ है, डॉलर को अपने यहां की करेंसी माना हुआ है। तो नायब बुकेले बहुत बढ़िया हैं, वो उन जेलों में वेनेजुएला के इन अपराधियों को जगह देंगे, उनके साथ जो करेंगे वो हैंडल करें। अब ट्रंप ने इसी को आधार मानते हुए, क्योंकि किसी भी बात पे बिरचना है जी, वही है ना, साहब को गुस्सा किसी भी बात पे आ सकता है, तो साहब को गुस्सा आ गया इस बात पे। बहाना बनाया कि तुम्हारे यहां से अपराधी आते हैं, तो ऐसे में तुम्हारे यहां से अपराधी आते हैं तो लो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाता हूं। तो टैरिफ की घोषणा है 2 अप्रैल से, कहा गया है कि जो भी इससे माल खरीदेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ अमेरिका लाद देगा। हम फिर से सर ऐसा ना करें, हम रोक देते हैं। रिलायंस ने तत्काल प्रभाव से अपने कैंपस में, जहां ऑयल प्रोडक्शन दुनिया का सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब रिफाइन हो रहा है, भारत का इंपोर्ट पूरा चलता ही है इस दौर में, हमने बढ़िया तेल मंगाया इस दौरान वेनेजुएला से। जो भी कमाया अब रिलायंस वालों ने कमाया, भारत को जो कमाई मिली होगी वो भारत सरकार को मिली होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत फिर से पीछे हट गया, रिलायंस पीछे हट गया कि ओके आपने कहा हम पीछे हट गए। भारत की तरफ से जो कंपनी तेल परचेज कर रही थी उनके अंदर से रिलायंस थी, आईओसीएल थी और एचपीसीएल थी। ये लोग जो थे वहां से वेनेजुएला से तेल परचेज कर रहे थे। अब ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस ये हैं कि अमेरिका जब भी सैंक्शन लगाता है, किसी देश को नुकसान हो रहा होता है उन सेक्शन से, तो वो उसका ऑल्टरनेटिव भी देता है। उसके सैंक्शंस दुनिया पर चल भी इसीलिए पाते हैं क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव देता है उसी भाव में, कि अगर तुमको नुकसान हो रहा है तो नुकसान नहीं होने दूंगा, अदरवाइज तो देश बगावत कर दें। तो ऐसे में अमेरिका खुद अपने आप को ऐसे सब्स्टिट्यूट देता है कि तुम मुझसे खरीद लो, वहां से खरीद रहे थे इतने में ही दे दूंगा, ले जाना, या मैं तुम्हारे लिए कोई और देश ओपन कर दूंगा, वहां से सस्ता देश तेल ले लेना। मैनेज करता है ना सबको, तभी तो भाई साहब नेतागिरी चलती है। तो ऐसे में भारत के लिए ऑप्शन ये है कि ये हो सकता है हमको अब रशिया से तेल खरीदने दे। क्यों? क्योंकि इन दिनों जो नरमी है ना वो रशिया के साथ ट्रंप की चल रही है, कुछ है इंटरनल सेटिंग है इन लोगों की। ऐसे में हमको उम्मीद है कि हम रशिया से तेल लेते रहेंगे वेनेजुएला पर अगर सख्ती बढ़ती है। चीन का क्या होगा? क्योंकि चीन तो सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। चीन का क्या होगा? तो चीन ने यहां पर एक तगड़ा ट्रंप कार्ड खेला हुआ था। चीन और भी आ गया, उनका जिनपिंग कार्ड है। जिनपिंग कार्ड उन्होंने क्या खेला हुआ था? शी जिनपिंग ने बकायदा वेनेजुएला को कर्जा दिया हुआ था। अब क्या है, 2 बातें हैं। जैसे हम लोग तो खरीद के पेमेंट देते हैं, चाइना वालों ने पहले पेमेंट दे रखा है, बाद में पैसा लेते हैं। जैसे ईरान के साथ भी उन्होंने यही कर रखा है, पैसा दे दिया, अब सैंक्शंस लागू नहीं होते अगर आपने पैसे दे दिए। क्यों लागू नहीं होते? सर मेरा पैसा अटका पड़ा है, मैं तो उसके बदले में माल लूंगा, या तो पैसा दो नहीं तो माल दो। अब सामने वाले के पास पैसा है नहीं, तो इन्होंने एडवांस पेमेंट दे रखा है सबको, कर्ज के नाम पर। कर्ज के नाम पर पैसा दे रखा है और बदले में तेल लेता रहता है। तो ईरान से भी बढ़िया तेल ले रहा है और वहां से भी बढ़िया। तो अमेरिका जिनके ऊपर सख्त निगाहें रखता है, ये लोग बढ़िया नजरें खोलकर उन्हीं से पैसा लेते हैं। ठीक है साहब, वो उनसे ही बढ़िया तेल लेते हैं। तो यहां पर चाइना वालों से पूछा गया कि साहब एक बात बताओ कि इन लोगों ने सैंक्शन लगाने की बात कही है, तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि ये तो अमेरिका का अपने तरफ से जिसके ऊपर जैसा मन करता है वैसा सैंक्शन लादने की नीति का तरीका है, हम इस बात को नहीं मानते। और चाइना ने साफ इनकार कर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वेनेजुएला के साथ हमारे टारगेट है, अमेरिका वैसे भी 25% टैरिफ तो हम पर लगा ही रहा है, हम अपना काम कर जाएंगे। तो देखो कुल मिलाकर एक सार ये है कि चाइना को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि चाइना ने अपने आप को दुनिया की जरूरत बना लिया है। कोई देश चाइनीज गुड्स के बिना अपने आप को फिलहाल तो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसने इतने सस्ते उत्पाद बना दिए हैं कि दुनिया का सप्लाई चेन यहीं से शुरू होकर जाता है। तो ऐसे में चाइना बन चुका है जरूरत। देखना होगा कि अमेरिका इस चाइना पर क्या सैंक्शन लगा पाता है। अमेरिका जिन पर लगा पाता है उस पर अपन लोग तो है ही हैं, तो हम बैठे हैं आराम से। अब बड़ा सवाल यह है कि इनके तेल पर प्रतिबंध लगाने से कहीं हमारे यहां तेल महंगा ना हो जाए।